आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही रोचक और कह सकते हैं कि काफी उलझे हुए विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा है। हाँ, तो आज हम दल बदल कानून यानी जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसके बारे में बात करेंगे। एक जागरूक नागरिक के लिए यह समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये वाकई उस अस्थिरता को रोक पाया है जिसके लिए इसे बनाया गया था। सही कहा। मतलब जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सरकारों की स्थिरता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हमेशा केंद्र में रहते हैं, और ये कानून इन्हीं दोनों चीजों को नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। तो मैं सोच रही थी कि इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर और थोड़े व्यंग्यात्मक राजनीतिक मुहावरे से की जाए। अक्सर राजनीति में आया राम गया राम सुनने को मिलता है। अरे हाँ, ये मुहावरा तो जैसे भारतीय राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, मतलब कल्पना की जा सकती है कि कोई सत्ताधारी पार्टी का बहुत ही निष्ठावान विधायक है, सुबह वो अपनी पार्टी के साथ है, दोपहर के भोजन तक वो अचानक विपक्षी खेमे में नजर आता है और फिर रात का खाना होते होते वो वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आता है। हाँ, ये सुनने में किसी राजनीतिक कॉमेडी फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन 1967 में हरियाणा के एक राजनेता थे जिनका नाम गयालाल था। उन्होंने असल में ऐसा ही किया था। मतलब एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। और इसी एक घटना ने उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत ही गंभीर बीमारी को उजागर कर दिया था। ये सिर्फ एक नेता का हास्यास्पद कदम नहीं था, बल्कि एक चिंताजनक सच्चाई बन गई थी। तो इस बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। मतलब 1960s और 70s के दशक में ही ये दल बदल अचानक से एक महामारी क्यों बन गया था? क्योंकि आजादी के तुरंत बाद तो राजनीतिक परिदृश्य काफी स्थिर था। देखिए, इसका सीधा संबंध उस समय के बदलते राजनीतिक ढांचे से है। शुरुआती सालों में तो एक ही पार्टी का स्पष्ट वर्चस्व था, इसलिए किसी को दल बदलने की कोई खास राजनीतिक प्रेरणा या जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन 1967 के आसपास आते आते कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनने लगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहुमत का अंतर होता है वो बहुत कम होने लगा। अच्छा, मतलब जब किसी सरकार का भविष्य सिर्फ 2 या 3 विधायकों के समर्थन पर टिका हो तो अचानक से एक अकेले विधायक का जो राजनीतिक मोल है वो आसमान छूने लगता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। जब बहुमत का फासला इतना संकरा हो जाए तो राजनीति एक मुनाफे वाले व्यापार में तब्दील हो जाती है। उस दौर में दल बदलने का मुख्य कारण कोई गहरा वैचारिक मतभेद नहीं हुआ करता था। तो क्या ये सिर्फ सत्ता का लालच था? हाँ, ये सीधा सीधा मंत्री पद का लालच और आर्थिक फायदे का खेल बन गया था। जो सत्ता में है उसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायक चाहिए थे, और जो विपक्ष में है उसे रातों रात सरकार गिरानी थी। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और मैच के बीच में ही कोई खिलाड़ी अचानक से दूसरी टीम की जर्सी पहन ले क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या फिर उसे कप्तान बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर इसके असर की बात की जाए तो ये सिर्फ नेताओं के पाले बदलने तक सीमित नहीं था, है ना? जब मुख्यमंत्री का पूरा दिन सिर्फ इस गुणागणित में निकल जाएगा कि कौन सा विधायक किस होटल में बैठा है तो प्रशासन तो पूरी तरह से पंगु हो जाएगा। यही सबसे बड़ा नुकसान था। मतलब विकास कार्य और नीतियां तब बनती हैं जब एक सरकार कम से कम अपना कार्यकाल पूरा करे। जब सरकारें हर 6 महीने में गिरने लगे तो प्रशासनिक ढांचा चरमरा जाता है और शायद लोकतांत्रिक मूल्यों का भी पतन होता है इससे। बिल्कुल। राजनीति में खुलेआम खरीद फरोख्त होने लगी थी। जनता एक विचारधारा को वोट देती है, लेकिन जब चुना हुआ प्रतिनिधि विरोधी खेमे में चला जाए तो वो सीधे तौर पर उस जनादेश का अपमान है। यानी मुख्यमंत्री शासन करने के बजाय सिर्फ क्राइसिस मैनेजर बनकर रह गए थे। जब स्थिति इतनी अनियंत्रित हो जाए तो जाहिर है एक बहुत ही सख्त कानूनी व्यवस्था की जरूरत महसूस होगी। और यहीं से भारत के संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान 52वां संविधान संशोधन लाया गया और इसी संशोधन ने संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसे हम आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। हाँ, इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। सदन के भीतर राजनीतिक स्थिरता लाना और अवसरवादी खरीद फरोख्त पर रोक लगाना। तो ये कानून कागजों पर कैसे काम करता है? अगर इस अनुसूची के नियमों को देखा जाए तो किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द करने के लिए मुख्य रूप से 4 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति तो शायद स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना है। सही कहा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना केवल एक औपचारिक लिखित इस्तीफे तक सीमित नहीं है। अच्छा।
तो क्या व्यवहार को भी इसमें गिरा जाता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि किसी नेता के व्यवहार से भी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने अपनी पार्टी छोड़ दी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प ग्रे एरिया लगता है। मतलब अगर कोई सत्ताधारी पार्टी का विधायक है और उसने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो जाकर विपक्षी दल के किसी बड़े नेता की रैली में मंच साझा करता है और अपनी ही पार्टी की सरकार की खुलेआम आलोचना करता है। हाँ, तो क्या इस आचरण को दल बदल माना जाएगा? कानूनी व्याख्या के अनुसार हाँ, यदि आपका आचरण ये दर्शाता है कि आपने मूल पार्टी से खुद को अलग कर लिया है, तो 10वीं अनुसूची के तहत आपकी सदस्यता जा सकती है, भले ही आपने कागज पर इस्तीफा न दिया हो। समझ गए। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नियम पर, जो है पार्टी व्हिप का उल्लंघन। व्हिप दरअसल एक तरह का औपचारिक निर्देश होता है जो हर राजनीतिक दल अपने सदस्यों को जारी करता है। जब भी सदन में किसी महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग होनी होती है, तो पार्टी व्हिप के जरिए बताती है कि पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में। और अगर कोई सदस्य उस निर्देश को दरकिनार कर दे तो क्या होगा? मतलब मान लीजिए कोई बिल है जिसे एक सांसद अपने क्षेत्र के लिए नुकसानदायक मानता है और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कर देता है या फिर वोटिंग के दिन जानबूझकर गायब रहता है, तो सदस्य पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुशासन बनाए रखने का सबसे कड़ा हथियार है। क्या इसमें कोई छूट नहीं मिलती? एक छोटा सा अपवाद है। अगर उस सदस्य की पार्टी उसे इस उल्लंघन के 15 दिनों के भीतर औपचारिक रूप से माफ कर देती है, तो उसकी सदस्यता बच सकती है। अच्छा, लेकिन अगर 15 दिन में माफी नहीं मिली, तो उसे अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये तो पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले सदस्यों की बात हो गई। लेकिन जो उम्मीदवार बिना किसी पार्टी के यानी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए ये कानून क्या कहता है? इसके लिए तीसरा नियम बनाया गया है। यदि कोई सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतता है, तो उसे अपना पूरा कार्यकाल निर्दलीय ही रहना होगा। यदि वह चुनाव जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी। बिल्कुल, उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और चौथा नियम उन सदस्यों के लिए है जिन्हें मनोनीत किया जाता है, जैसे राज्यसभा में कला या विज्ञान के क्षेत्र से आने वाले सदस्य। हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स। उनके लिए नियम यह है कि मनोनीत होने के बाद उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर वे उन शुरुआती 6 महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर 6 महीने के बाद शामिल हो तो तब उनकी सीट चली जाएगी। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, अगर निर्दलीय और मनोनीत सदस्य के नियमों की तुलना की जाए, तो एक निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीतता है, उसे किसी भी पार्टी में जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। लेकिन एक मनोनीत सदस्य को 6 महीने का एक खुला फ्री पास दे दिया गया है कि आराम से सोच लीजिए और तय कर लीजिए किस पार्टी में जाना है। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? पहली नजर में ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें और लोकतांत्रिक जनादेश के चश्मे से देखें, तो इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट है। अच्छा, तो इसका क्या तर्क है? देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार जनता के बीच जाता ही इस आधार पर है कि वो किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। जनता उसे उसकी स्वतंत्र पहचान के आधार पर वोट देती है। तो अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता है, तो वो जनता के उस भरोसे को तोड़ता है। बिल्कुल, वो जनादेश का सीधा अपमान है। दूसरी तरफ मनोनीत सदस्य जनता द्वारा सीधे चुनकर नहीं आते। उन्हें साहित्य, विज्ञान या कला में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर लाया जाता है, ताकि सदन को उनके अनुभव का लाभ मिल सके। हाँ, और कानून ये मानता है कि चूंकि वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, इसलिए उन्हें ये तय करने के लिए 6 महीने का समय मिलना चाहिए कि क्या वे किसी दल के साथ जुड़कर अपना काम बेहतर कर सकते हैं। ये विशेषज्ञता को राजनीतिक प्रक्रिया में ढालने का एक समय है, जनादेश का उल्लंघन नहीं। ये तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन राजनीतिक यथार्थ की बात करें तो राजनेता हमेशा कोई ना कोई एग्जिट डोर या रास्ता निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल। अगर ये कानून इतना ही सख्त है, तो आज भी हम सरकारों को गिरते और विधायकों को पाले बदलते हुए क्यों देखते हैं? क्या इस सख्त कानून में भी कोई अपवाद छोड़े गए हैं? हाँ, कुछ अपवाद हैं। जब कानून बना तो ये महसूस किया गया कि हर बार पार्टी में टूट केवल लालच में नहीं होती। कभी-कभी गहरे वैचारिक मतभेद भी होते हैं, जिससे पार्टी का एक बड़ा धड़ा अलग होना चाहता है। इसे विभाजन या स्प्लिट का नियम कहा जाता था। तो ये स्प्लिट का पुराना नियम क्या था? 1985 के मूल कानून में ये था कि यदि किसी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य एक साथ अलग होकर नया गुट बना लेते हैं,
तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। क्योंकि छोटे राज्यों में जहां पार्टियों के पास सिर्फ 10-12 विधायक होते हैं, वहां तो 1/3 यानी सिर्फ 3-4 विधायकों को तोड़ना बहुत आसान हो गया होगा। एकदम सही। इसलिए इस खामी को दूर करने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। इसने उस 1/3 वाले स्प्लिट के नियम को खत्म कर दिया। अब जो नया नियम है वो विलय या मर्जर का है। तो ये मर्जर का नियम कैसे काम करता है? इसके अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद एक साथ अपनी मूल पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप अकेले किसी बैंक को लूटने जाते हैं तो आप अपराधी हैं और आपको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने 20 दोस्तों के साथ मिलकर बैंक लूट लें तो वो एक वैध वित्तीय लेन देन बन जाता है। ये एनोलॉजी इस कानून की वर्तमान विडंबना को बहुत सटीकता से दर्शाती है। मतलब अगर एक विधायक पार्टी बदले तो उसे भ्रष्टाचार माना जाएगा और उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। लेकिन अगर 2/3 लोग एक साथ ऐसा करें तो वो रातों रात एक पवित्र वैचारिक परिवर्तन बन जाता है। तकनीकी रूप से कानून का उद्देश्य वैचारिक मतभेदों के कारण होने वाले थोक विभाजन और व्यक्तिगत लालच के बीच संतुलन बनाना था। लेकिन व्यवहार में इसने राजनीति को एक नंबर गेम बना दिया है। अब नेता एक एक करके नहीं टूटते क्योंकि उन्हें डर है कि सदस्यता चली जाएगी। अब हफ्तों और महीनों तक गुप्त रणनीतियां बनती हैं ताकि 2/3 का वो जादुई आंकड़ा पार किया जा सके। और शायद यही कारण है कि आज हम अक्सर देखते हैं कि विधायकों को बसों में भरकर किसी दूर राज्य के 5 स्टार रिजॉर्ट में बंद रखा जाता है। हाँ, जिसे आज की भाषा में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। बीमारी का इलाज तो किया गया, लेकिन वायरस ने खुद को म्यूटेट कर लिया है और एक नए रूप में सामने आ गया है। बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि पीठासीन अधिकारियों को भी इस कानून से कुछ छूट दी गई है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और विधानसभाओं के अध्यक्षों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसके पीछे सोच ये है कि वे सभी दलों के प्रति निष्पक्ष रहें। अगर वे निष्पक्षता के लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे भी दें तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। तो अब हम इस पूरी व्यवस्था के सबसे पेचीदा हिस्से पर पहुंचते हैं। नियम तो तय हो गए, अपवाद भी बन गए, लेकिन जब खेल के दौरान विवाद होता है तो अंतिम फैसला तो अंपायर का होता है। यहाँ कौन तय करेगा कि किसने नियम तोड़ा है? 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या स्पीकर को दिया गया है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भारत में तो स्पीकर आमतौर पर उसी सत्ताधारी पार्टी का वरिष्ठ नेता होता है जिसकी सरकार होती है। तो फिर वो निष्पक्ष रूप से अंपायरिंग कैसे कर सकता है? पक्षपात के आरोप तो लगेंगे ही। और यही वो बिंदु था जिसने अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने पर मजबूर किया। शुरुआती दौर में तो माना जाता था कि स्पीकर का फैसला अंतिम है और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, तो ये बदला कैसे? 1992 में एक ऐतिहासिक फैसला आया, किहोतो होलोहान बनाम जाचिलू मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क रखा गया था कि संसदीय कार्रवाई में अदालतें दखल नहीं दे सकती। लेकिन न्यायालय ने एक बहुत ही सूक्ष्म कानूनी अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर दल बदल के मामलों पर फैसला सुनाता है तो वो सदन के अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रहा होता है। अच्छा, और क्योंकि वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा है इसलिए उसके फैसलों की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्पीकर का फैसला अंतिम नहीं है। अगर उसमें कोई पक्षपात या दुर्भावना दिखाई देती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये तो अच्छी बात है कि विधायकों के पास अदालत जाने का रास्ता है तो सही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक पेंच है। समस्या ये नहीं है कि स्पीकर गलत फैसला देते हैं, असली समस्या ये है कि वे कोई फैसला ही नहीं देते। मतलब ये कैसे संभव है? मान लीजिए विपक्ष के कुछ विधायक टूटकर सत्ता पक्ष में चले जाते हैं। विपक्ष का नेता शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाता है। अब चूंकि संविधान में स्पीकर के लिए फैसला सुनाने की कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं है तो स्पीकर उस फाइल को बस अपनी मेज पर रख लेते हैं। और कहते होंगे कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। हाँ, और ये विचार सालों तक चलता रहता है। कई बार तो विधानसभा का 5 साल का पूरा कार्यकाल ही खत्म हो जाता है। दल बदलू विधायक मंत्री पद का सुख भोग लेता है
और फैसला कभी आता ही नहीं। और अदालतें भी तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कोई अंतिम फैसला ना आ जाए। बिल्कुल, यह एक अंतहीन लूप बन जाता है। निर्णय लेने में जानबूझकर की जाने वाली यह देरी आज इस कानून की सबसे बड़ी विफलता है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। आप नियमों को तोड़ते नहीं हैं, बस प्रक्रिया को इतना धीमा कर देते हैं कि न्याय बेअसर हो जाए। बिल्कुल सही। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि इस कानून ने आया राम गया राम की उस अराजक संस्कृति को धीमा तो जरूर किया है। सरकारें अब रोज नहीं गिरती। एक तरह की स्थिरता तो आई है। हाँ, स्थिरता आई है। लेकिन जब हम इस पूरे नंबर गेम और स्पीकर की भूमिका को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? हमने सरकारों को अस्थिर होने से तो बचा लिया, लेकिन क्या इसके बदले हमने एक बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकाई है? जरा सोचने वाली बात है कि यदि इस दल बदल कानून के कारण हर सांसद या विधायक सदन के भीतर अपनी पार्टी के विप के अनुसार ही वोट करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर है, तो फिर उस जनप्रतिनिधि की अपनी व्यक्तिगत सोच का क्या अर्थ रह गया? ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा वैचारिक संकट है। बिल्कुल। अगर एक विधायक सिर्फ वही बोल सकता है और उसी पक्ष में वोट कर सकता है जो उसका पार्टी आला कमान तय करता है, तो क्या हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली वोटिंग मशीनें नहीं बदल दिया है? मान लीजिए किसी विधायक के अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्र का कोई बहुत ही गंभीर मुद्दा है और वो पार्टी की लाइन से अलग है। अगर वो अपनी अंतरात्मा और स्थानीय मतदाताओं की आवाज सुनकर पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। और अगर वो सदस्यता बचाने के लिए पार्टी के पक्ष में वोट करता है, तो वो उन मतदाताओं को धोखा देगा जिन्होंने उसे अपना प्रतिनिधि चुना था। अस्थिरता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया ये अनुशासन जरूरी था, लेकिन क्या इस कठोर अनुशासन की वेदी पर हमने अपने जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके स्थानीय मतदाताओं की विशेष आवाज को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया है? क्या ये कानून उन्हें केवल एक वोटिंग मशीन नहीं बना देता? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो लोकतंत्र के हर पैरोकार को सोचने पर मजबूर कर देता है।